हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और आज हम करने जा रहे हैं आपके स्कूल योग्यता टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र जीके के महीने टेस्ट 13 का एनालिसिस शानदार विश्लेषण करेंगे। ये टेस्ट हुआ था आपका 27 अप्रैल 2025 को। अब आपकी ये टेस्ट सीरीज अंतिम चरण में। अब आपके 2 माइनर टेस्ट बचे, यानी टोटल माइनर टेस्ट कितने थे अपने? टोटल माइनर टेस्ट थे 15, ठीक है। और अपना एक में अब 15 में से 13 तो आज हो ही जाएगा। 2 तो माइनर टेस्ट बचे, एक मेजर टेस्ट बचा है, और फिर आपके 3 फाइनल होंगे। और एग्जाम के भी दिन काफ़ी नहीं बचे अभी, और बहुत ही पास आ गई। अब आपका ये सिर्फ एक ही तरीका है एग्जाम को, क्या है आपका? एक तो आपको खुद के नोट्स हैं और नोट्स पढ़ो, साथ में जितने अधिक मॉक टेस्ट दे सको, जितने ज़्यादा टेस्ट दे सको एग्जाम टाइम से पहले, वही आपकी तैयारी को बेस्ट बनाती है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन निकालोगे उतनी ज़्यादा आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट होगी, जितना मजबूत होगा आपका स्ट्रेटजी मजबूत होगी। ये भी एक एग्जाम का पैटर्न होता है। पैटर्न में एक पार्ट होता है कि आप एग्जाम तैयारी करने से पहले कुछ दोस्त होते हैं जो आपको एग्जाम तक थ्योरी पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं है, फिर उनको एग्जाम में दिक्कतें सामने होता है। ऐसी नहीं होती। आपको एग्जाम से मतलब आप जो एग्जाम पास हो तो नोट्स पढ़ो। आप टाइम मतलब सुबह के टाइम नोट्स पढ़ो, शाम के टाइम जितने मॉक टेस्ट दे सको उतने मॉक टेस्ट दो। उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाओ, चाहे सुबह मॉक टेस्ट दो, शाम को पढ़ो। इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और एग्जाम के 1.5 महीना, अब जो 1 महीना या 1.5 महीना बचा है, उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। चलो शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 13 की। शुरुआत करने से पहले यदि आप जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे भी आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। आगे भी आपकी बेस्ट से एग्जाम में आने वाली, जैसे सेकंड ग्रेड आएगी, रीट आएगी, और फर्स्ट ग्रेड भी आएगी आगे फिर दोबारा। और तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए, और कमेंट में बताइए कि अभी तक आपको जितने एनालिसिस करवाए उसमें आपको कितना बेनिफिट मिला, कितना कैसा लगा आपको, विश्लेषण से क्या फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कमेंट जरूर बताएं। कोई भी कमी हो वो भी कमेंट में बताएं, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। आप पर ही होता है सब कुछ। यदि आप बताओगे तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या कमी रह गई। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी कमी रही आप ज़रूर बताओ, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक भी जरूर कर दिया करो, और शेयर करो तो आपकी इच्छा है, नहीं करना तो है ही आपको, किया करो शेयर भी, ठीक है। देखते हैं माइनर टेस्ट 13 का पहला क्वेश्चन क्या था आपका। देखो, भारत का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाता है। भारत का जो संविधान है वो आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाता है। ये प्रक्रिया इनमें से किस देश से ली गई है? यदि आपने मैंने 2 या 3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पर, क्या डाली थी? पोस्ट। वो पोस्ट डाली थी तो ये उसी का क्वेश्चन है। अनुच्छेद भी डाले थे वहाँ पर, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 दोनों डाले थे वहाँ पर। और किस देश से ये प्रावधान लिया है विधि के द्वारा स्थापित, वो भी डाले थे। आपने वो पोस्ट देखी तो आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका इंग्लैंड से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, जापान से लिया गया। तो देखो, इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं आपको, कौन कौन से में आपको? इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। किससे ली गई? जापान से ली गई है। और इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 21 के अंदर है। कौन से अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 21 के अंदर है। इस चीज़ को याद रखना। तो जापान से ली, मैंने 3 चीज़ें डाली थी वहाँ पर, आज दोबारा बता देता हूँ। ये आपका इंग्लैंड है, पहले इंग्लैंड को समझ लेते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का प्रत्येक इंग्लैंड या ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया आपका? विधि की समक्ष समानता। विधि की समक्ष समानता, इसका प्रावधान आपके अनुच्छेद 14 के अंदर है। ये भी याद रखना। कौन से में? आपके अनुच्छेद 14 के अंदर है। और ये ले गया आपका ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या ले गया? यूएसए लिख देता हूँ यहाँ पर। यूएसए से क्या ले गया आपका? यूएसए से लिया गया विधि की समक्ष संरक्षण। विधि की समक्ष संरक्षण। देखो, एक एक शब्द का ही अंतर है इनमें। विधि के समक्ष संरक्षण, इसका प्रावधान भी कौन से में? आपके अनुच्छेद 14 के अंदर है। ये 3 चीजें, और इसका प्रावधान बता दिया मैंने किस में? आपके अनुच्छेद 21 के अंदर है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछ, ये तो मैंने बता दिया। इसके साथ ही यहीं पर समझ लो आप कि ब्रिटेन है अपना, इंग्लैंड है ब्रिटेन से अपने संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए वो भी बता देता हूँ मैं यहीं पर। देखो, आपका ब्रिटेन से तो संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। कौन कौन सी ली गई? आपकी संसदीय शासन व्यवस्था अपने संविधान में ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा एक अपना जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया? हमारा ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। इसके अलावा विधि का शासन भी आपके कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन, और विधि के शासन के अलावा एक चीज़ और लेगी आपकी विधायी प्रक्रिया है, वो भी आपकी ब्रिटेन से लेगी। ये जो बार बार जो रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, वही मैं बता रहा हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है।
यूएसए से कौन कौन से प्रावधान लेगी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान लेगी ये बता देता हूँ। देखो अपना ये तो मूल अधिकार, मूल अधिकार हमारा आपको पता है भाग 3 के अंदर, मूल अधिकार भाग 3 के अंदर है। ये तो आपको पूरी चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है आपका, 12 से 35 तक, ठीक है। ये चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। मूल अधिकार अमेरिका से ले गए, ये आपको पता ही है। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी कहाँ से ले गए आपका, जो अपनी स्वतंत्र न्यायपालिका है जैसे सर्वोच्च न्यायालय, ये अपनी जो प्रावधान है ये भी अमेरिका से ले गए, है ना। उपराष्ट्रपति, संविधान की सर्वोच्चता, इंपॉर्टेंट ये है, देखो ये संविधान की सर्वोच्चता है, ये बार बार पूछा जाता है कि हमारे जो अपने भारत में संविधान की सर्वोच्चता दी जाती है, नहीं कि संसद को सर्वोच्चता दी जाती है। लेकिन काफ़ी दोस्त पिछली बार एग्जाम में आया था तो काफ़ी दोस्तों ने रिटर्न कर दिया, लेकिन ये कहाँ से ले गए, अमेरिका से ले गए। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ऐसी चीज़ें बहुत जरूरी है, संविधान की सर्वोच्चता। ये कहाँ से ले गया, अपना अमेरिका से ले गया। उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका कई न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनको उठाना भी अमेरिका से ले गए। और भी एक ऑप्शन होता अपना जर्मनी, जर्मनी से इंपॉर्टेंट है। जर्मनी से क्या ले गया आपका, जो आपका आपातकाल उपबंध है ना, आपातकाल उपबंध, यही लिया गया प्रावधान ओनली जर्मनी से, ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो हमने चारों ऑप्शनों को आराम से समझ लिया, चारों ऑप्शन से कौन कौन से प्रावधान, चारों देशों से कौन कौन से प्रावधान अपने भारतीय संविधान में लेंगे वो भी मैंने बता दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाता है भारत, वो कौन से देश से अपनाई गई है, जापान से अपनाई गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। देखो ये आ गया अपना पास, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है हमें क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो संवैधानिक प्रावधान अभी मैंने बताया, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ले गए, और मौलिक अधिकार अभी मैंने बता दिया भाग 3 में है आपके, भाग 3 में है, अनुच्छेद भी बता दिया 12 से 35, ठीक है। वैसे फर्स्ट ग्रेड में जो आपके नीति निर्देश तत्व और मूल अधिकार है नहीं सिलेबस में। संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र आपका ब्रिटेन से ले गया, बिल्कुल राइट बात है। देखो संसदीय लोकतंत्र तो ब्रिटेन से ले गया, और संसदीय जो प्रणाली है वो भी आपकी वहाँ से ब्रिटेन से ले गई, वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली बोलते हैं अपनी संसद को। लेकिन जो संविधान की व्यवस्था है वो कहाँ से ले गई, आपकी अमेरिका से ले गया, ठीक है। आपात उपबंध, आपात उपबंध है जो आपके रूस से नहीं ले गया, अभी मैंने बताया आपात उपबंध, पिछला क्वेश्चन था अपना, देखिए ये रहा अपना, आपात उपबंध कहाँ से ले गया, आपका जर्मनी से ले गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपात या संगत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कहाँ से ले गया आपका जर्मनी, ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। नीति निर्देश तत्व आइलैंड से लेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीति निर्देश तत्व भी, लेकिन आपकी सिलेबस नहीं है, फिर भी बता देता हूँ मैं, भाग 4 के अंदर है नीति निर्देश तत्व। कौन से भाग में, आपके भाग 4 में है। और अनुच्छेद कितने हैं आपके, अनुच्छेद आपके 36 से 51 है, 36 से 51 में आपकी क्या है, नीति निर्देश तत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूस आया था अपना, रूस से भी देख लेते हैं यहाँ पर, रूस से कौन कौन से प्रावधान लिए गए आपके। रूस से जैसे जो इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं, जैसे एक मूल कर्तव्य पूछा जाता है, सरदार संरक्षण समिति की सिफारिश पर 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे ये मूल कर्तव्य, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 के अंदर, ठीक है, सरदार संरक्षण समिति के तहत, ये भी याद रखना। और एक और लिया गया यहाँ से, रूस से क्या लिया गया आपका, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, जो अपनी प्रस्तावना है और प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है, वो प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये भी कहाँ से ले गया, आपका रूस से ले गया, ठीक है। ये दो प्रावधान थे आपके जो रूस के संविधान से ले गए, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, मूल करते हुए तो बार बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। बाकी आपको ये पता ही है समिति कौन सी थी आपकी, सरदार सरोवर सिंह, ये दूसरे को जोड़ जोड़ के याद करोगे ना, तब आपको याद रखेगा कब जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय 10 जोड़े गए थे। फिर आपका 86 संविधान संशोधन 2002 के अंदर आपका 11 मूल करते हुए जोड़ा गया था शिक्षा को लेकर, ठीक है, ये भी याद कर लेना, साथ ही बोल दिया मैंने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, कौन सी है जो आपकी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया हमें। देखो एकीकृत न्यायपालिका आपकी भारतीय संविधान की विशेषता है, बिल्कुल राइट बात है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी आपके भारतीय संविधान की विशेषता है, और कौन से देश से ली गई है एकल नागरिकता, आपकी ब्रिटेन से ली गई है, मैंने अभी बताया था आपका ब्रिटेन से, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से संविधान में, अपनी नागरिकता जो अपना संविधान का भाग 2 है,
भाग 2 में अपनी नागरिकता का प्रावधान है, ये भी आप याद रख लेना। एकीकृत रेखा प्रणाली भी आपकी भारतीय संविधान की विशेषता, लेकिन एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली आपकी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक प्रणाली अलग अलग बांटी गई है, अपने राज्यों की अलग है और केंद्र की अलग प्रशासनिक प्रणाली है, तो एकीकृत रूप से नहीं है। तो आपका विशेषता कौन सी नहीं है आपकी? ऑप्शन नंबर 4 नहीं है आपकी भारतीय संविधान की विशेषता। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 3 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आराम से समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं आपके सभी बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो देखिए, सम्मिलित करना हमें अनुसूचियाँ दे रखी है और भाषाएं दे रखी है, ठीक है। देखो तीसरी अनुसूची है, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसकी व्याख्या करते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या आपका? तीसरी अनुसूची में आपके शपथ का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? शपथ का, जिसमें 3 लोग नहीं लेते, वो कौन से नहीं लेते अभी बताएंगे वाक्य के अंदर। चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में क्या आपका जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है राज्यों का वो बताना है हमें। तो चौथी अनुसूची में क्या आ जाएगा आपका? तीसरा ऑप्शन, ठीक है। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है आपकी? सातवीं अनुसूची आपकी जो शक्तियों का विभाजन है, जैसे समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची है, उनका जो विषय उनका विभाजन है सातवीं अनुसूची में, तो यहाँ पर आ जाएगा संघ राज्य शक्तियों का विभाजन, ठीक है। 4 आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में आपकी भाषाएं हैं और कौन कौन सी भाषाएं मूल संविधान में थी। पहली विदेशी भाषा कौन सी थी, मूल संविधान में कितनी भाषा थी, आप कितनी भाषाएं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? देखो आपका आंसर हो जाएगा आपका 2 3 4 1, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको करते हैं, देखो मूल अनुसूची को करते हैं हम, अनुसूची को समझते हैं। सबसे पहले तो देखो अनुसूची थी, अनुसूची मूल संविधान में कितनी थी आपकी? मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी थी अपनी? 8 अनुसूचियाँ थी। जो वर्तमान में कितनी है अभी, जो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं आपको। वर्तमान में कौन सी आपकी? वर्तमान में कितनी होगी आपकी? 12 होगी, ठीक है। अब ये 12 तो हो गई, लेकिन कब कब जुड़ी? देखो 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी आपकी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी जो फर्स्ट संविधान संशोधन अपना 1951 के अंदर, ठीक है। भूमि सुधार को लेकर जोड़ी गई थी, भूमि सुधार को लेकर जोड़ी गई थी, ठीक है। 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, देखो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी अभी किससे संबंधित है? ये आपकी दल बदल से संबंधित थी और राजीव गांधी के समय जोड़ी गई थी। ये दल बदल से के संबंधित थी, राजीव गांधी थे उस समय। और ये था आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची भी बार बार एग्जाम पूछी जाती है। 11वीं किससे संबंधित थी आपकी? पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित थी। वो कौन सा था आपका? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 था। और 12वीं भी उसी समय जोड़ी गई थी आपकी। 12वीं कब जोड़ी गई थी आपकी? नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका का प्रावधान कौन से जोड़ गया था आपको? 12वीं अनुसूची में। और ये आपका 76वां संविधान संशोधन था। और कब था ये भी? 1992 था, ठीक है, 92। और उसमें पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो हमने समझ लिया कि ये आपकी 12 अनुसूची कब जोड़ी गई थी, कब से कौन से संविधान के अनुसार जोड़ी गई थी, ये हमने हो गया। अब देखो अपने ऑप्शन को देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर लेते हैं। पहला ऑप्शन तो क्या था आपका? अनुसूची 3, अनुसूची 3 था ना अपना, अनुसूची 3 था। अनुच्छेद मत समझ लेना इसको, अनुच्छेद मत समझ लेना, अनुसूची 3 है, ठीक है। अनुसूची में देखो 3 क्या था आपका? शपथ का प्रावधान था, शपथ का प्रावधान था। शपथ देखो आपके सभी लेते हैं, इसमें राज्य के मंत्री, केंद्र के मंत्री और बाकी भी जो सभी न्यायाधीश वगैरह है वो इसी के अनुसार क्या लेते हैं आपके? शपथ लेते हैं, ठीक है। लेकिन 3 व्यक्ति नहीं लेते। कौन कौन लेते? 3 व्यक्ति, 3 नहीं लेते। 3 कौन कौन नहीं लेते? ये तो आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति है। तो फिर राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान कहाँ पर है? ये पर बता देता हूँ। राष्ट्रपति आपके सिलेबस में भी अनुच्छेद 60 के तहत आपका शपथ लेता है राष्ट्रपति, ये भी साथ साथ बता देता हूँ। दूसरा आपका जो व्यक्ति है वो आपका अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेता, वो आपका उपराष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू। और उपराष्ट्रपति और शपथ लेता है ये 69 अनुच्छेद 69, और आपका कौन है? जगदीश धनखड़, ठीक है। और राज्यपाल, एक राज्यपाल नहीं लेता आपका, राज्यपाल यह लेता है आपका अनुच्छेद 159 के तहत। ये तीनों व्यक्ति हैं, ये तीनों व्यक्ति आपके अनुसूचित 3 के तहत शपथ नहीं लेते। कौन कौन लेते? राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके अलग से अनुच्छेद दिए गए हैं अपने। अनुच्छेद 60 के तहत लेता है ये राष्ट्रपति, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति शपथ लेता है और राज्यपाल लेता है अनुच्छेद 159 के तहत। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कमेंट में उसका आंसर देना आप, आपको याद है कि नहीं। ये तो हो गया आपका अनुसूची 3। दूसरी अनुसूची कौन सी थी अभी? चौथी अनुसूची थी। कौन सी अनुसूची? चौथी में तो क्या आपका राज्यसभा में राज्यों का स्थान है, उसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। 7वीं अनुसूची बता देता हूँ, 7वीं अनुसूची भी इम्पोर्टेंट है। 7वीं अनुसूची थी अपनी, 7वीं अनुसूची क्या थी आपकी? शक्तियों का विभाजन। क्या था आपका? शक्तियों का विभाजन। इसमें देखो कितनी आपकी 3 सूचियाँ हैं ना, 3 सूचियाँ कौन कौन सी एक थी? संघ सूची और संघ सूची है। इसमें संघ सूची में कितनी आपकी वर्तमान में कितने विषय आपके? वर्तमान में 98 विषय। याद रखना, वर्तमान में कितने विषय? 98 विषय हैं। राज्य सूची में कितने वर्तमान में? राज्य सूची में अपने राज्य सूची में वर्तमान में विषय 59। और आपकी समवर्ती सूची में कितने विषय वर्तमान में? समवर्ती सूची में वर्तमान अपने 52 राज्य। ठीक है। एक थी अपना अनुसूची 8, कौन सी पूछी गई थी हमें? अनुसूची 8 पूछी गई थी। और अनुसूची 8 में क्या थी आपकी? भाषा पूछी गई थी। देखो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी आपकी? 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान कितनी हो गई है? वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं हो गई है। ठीक है। फर्स्ट विदेशी भाषा कौन सी जोड़ी गई थी आपकी? नेपाली जोड़ी गई थी। बाकी वो अनुच्छेद आपके वो भी बता देंगे आगे। ठीक है, ये याद रखना। वर्तमान 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अनुसूची 8 में भाषा का प्रावधान है। तो इसका आंसर तो आपने बता दिया था अपना। आंसर क्या हो गया था इसका? ऑप्शन नंबर 1। तो 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 और प्रत्येक अनुसूची ने समझ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आया था आपका, भारतीय संघात्मक व्यवस्था का मुख्य प्रमुख विशेषता है। जो आपकी भारतीय संघात्मक व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ये पूछा गया था हमें। देखो राष्ट्रपति की संघटनकालीन शक्तियाँ, या आपकी संघात्मक व्यवस्था की नहीं है। समवर्ती सूचियों के केंद्र को अधिकार, ये भी नहीं है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, यानी द्विस्तरीय शासन व्यवस्था पाई जाती है बिल्कुल आराम से। केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं अपनी, उनका स्पष्ट विभाजन किया गया। स्पष्ट विभाजन। तो 5 का आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, कि द्विस्तरीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। देखो द्विस्तरीय शासन व्यवस्था पाई जाती है अपने भारत में। द्विस्तरीय शासन व्यवस्था सबसे बड़ी विशेषता है अपनी भारतीय संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है आपका? 6 पूछा गया था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। ये कथन किसका है? भीमराव अम्बेडकर का? नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी का? नहीं। हरिभाऊ कामत का या MC छांगला? तो इन तीनों का नहीं है। किनका है आपका? हरि विष्णु कामत का एक कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके। इनके अलावा 2-3 व्यक्ति हैं, जैसे एक का इस संविधान से संबंधित आपकी कौन सी जगह प्रारूप समिति को अपवन समिति किसने कहता है, वो भी पूछा जाता है। देखो आपका निराजुद्दीन अहमद है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इन्होंने क्या, जो आपके संविधान निर्माण है ना, संविधान निर्माण में अधिक समय लेने के कारण, संविधान निर्माण में अधिक समय लगने के कारण, अधिक समय लगने के कारण जो अपनी प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। ठीक है। को क्या कहा इसमें? को अपन समिति नाम दिया। क्या नाम दिया? अपवहन समिति नाम दिया। नाम दिया। यह भी पूछा जा चुका है। और ये आपको पता ही है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? BR अम्बेडकर, बाबा साहेब। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया। तो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हमने कनेक्ट कर दिए। इनके अलावा एक और है आपके संविधान के प्रति श्रीनिवासन की परिभाषा पूछी जाती है। ये परिभाषा भी आप देख लेना, याद कर लेना, काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर लिखना संभव नहीं है। ठीक है, मतलब 2-3 लाइनों की, जैसे मैं बोल देता हूँ, मुझे याद है। भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं है।
ठीक है, भारतीय जो संविधान है वह संविधान नहीं है, वरन देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता है। क्या, एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता है। ये आपके श्रीनिवासन की परिभाषा थी, ये भी आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया था आपको। भारतीय संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है। जो आपकी भारतीय संसद प्रणाली है वो किस मॉडल पर आधारित है, आप सभी को पता है। वायुमंडल मॉडल से संबंधित नहीं है, ये आपका वायुमंडल मॉडल था, वो कहाँ का था, आपका जर्मनी का। ठीक है, ये भी याद रखना। अमेरिका मॉडल से भी संबंधित नहीं है, कनाडा मॉडल से भी संबंधित नहीं है, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली मॉडल है। और वेस्टमिनिस्टर प्रणाली मॉडल कहाँ का है आपका, ब्रिटेन का। कहाँ का है, ब्रिटेन का है। और आपकी संसदीय शासन प्रणाली है, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पर बोली जाती है उसको। लेकिन एक भिन्नता है इसमें, एक भिन्नता क्या है आपकी, एक भिन्नता क्या है वह इंपॉर्टेंट बनती है। देखो ब्रिटेन में है ना, ब्रिटेन है अपना इंग्लैंड, ब्रिटेन में क्या बोलते हैं, संसद को सर्वोच्चता मानते हैं। किसको मानते हैं, संसद को सर्वोच्चता मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं। ठीक है, सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन भारत में उल्टा है, भारत में क्या है, भारत में संविधान को सर्वोच्च मानते हैं। भारत में किसको मानते हैं, संविधान को सर्वोच्च मानते हैं। ठीक है, यही इस वेस्टमिनिस्टर प्रणाली में सिर्फ यही एक लाइन है जो भिन्न है। ये इंपॉर्टेंट भी है, बार बार एग्जाम पूछी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट वही दे दिया जाता है, संसद कोर्ट पूछा जाता है ना, तो उसमें ये पूछा जाता है संसद की सर्वोच्चता और संविधान की सर्वोच्चता। तो इस चीज़ों को आप डिफाइन करना, आप समझ लेना, पॉलिटिकल साइंस को पकड़ना है तो ये शब्दों का खेल होता है, शब्दों को आपको पकड़ना होगा। ठीक है, कनाडियन मॉडल से कुछ चीज़ें ली गई, मैं बता देता हूँ। कनाडा पहले नहीं है अपने पास, तो कनाडा से क्या क्या ले गए मैं बता देता हूँ। नहीं, अगला क्वेश्चन भी कनाडा से। तो देखो एक बार क्या क्या ले गए, यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो देखो आपका संघीय व्यवस्था ली गई, बार बार एग्जाम पूछा जाता है, संघीय व्यवस्था। ठीक है, इसके अलावा जो आपका शक्ति विभाजन है, शक्तियों का विभाजन है, वो भी कहाँ से लिया गया, आपका कनाडा से लिया गया, शक्ति विभाजन। इसके अलावा क्या लिया गया आपका, जो अवशिष्ट शक्ति है ना, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हो, केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हो, केंद्र के पास। यह प्रावधान भी कहाँ से लिया गया, आपका कनाडा से लिया गया, जो आपका कनाडा की जो प्रणाली है वहाँ से लिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय की जो परामर्श सलाहकार समिति है, आपकी जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जो परामर्श है, परामर्श या जो सलाहकारी शक्ति है ना, सलाहकारी शक्ति का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया, आपका कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति बार बार पूछा जाता है, आपके राजस्थान पॉलिटिकल आती है तब, राज्यपाल की नियुक्ति भी का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया, आपका कनाडा से लिया गया। देखो ये चीज़ें मैंने यहीं पे बता दी आपको। तो ये कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान है, जो इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। कौन कौन सा, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिखी, कनाडा से लिखी। शक्ति विभाजन का प्रावधान कनाडा से लिखी। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होनी चाहिए, प्रावधान कनाडा से लिए गए। सुप्रीम कोर्ट की जो परामर्श या सलाहकारी शक्ति है वो भी कहाँ से लेगी, कनाडा के संविधान से लेगी। राज्यपाल की नियुक्ति भी बार बार पूछा जाता है, आपका कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका। इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर 3। 7 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से कौन से प्रावधान ले गए, अभी मैंने ऊपर बताया, वही क्वेश्चन आ गया अपने पास। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ कौन सी ली, संघीय व्यवस्था। केंद्र द्वारा राज्यों की पालिका जो नियुक्ति है, नियुक्ति का प्रावधान किससे लिया गया, आपका कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होनी चाहिए, वो भी आपकी कहाँ से लेगी, कनाडा के संविधान से लेगी। इसके अलावा मैंने बताया कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसकी परामर्श सलाहकारी शक्ति भी कहाँ से लेगी, कनाडा से लेगी। शक्ति विभाजन में कहाँ से लेगी, कनाडा से लेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या था आपका, नीति आयोग के संबंध में असत्य कथन है। चलो आप आयोग आ गए अपने पास। नीति आयोग के बारे में असंगत कथन बताना हमें। इसकी स्थापना एक कार्यपालिका संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2000, पहले क्वेश्चन करते हैं, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। बिल्कुल राइट है। जो आपका नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसकी घोषणा कब की गई, यह हम बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने कब घोषणा की और ये लागू कब हुआ। लागू हो गया आपका 1 जनवरी 2015 को। इसके प्रथम उपाध्यक्ष राजीव कुमार नहीं थे, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम 4 पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका जो ढांचा होता है नीति आयोग का, उसमें 5 प्रक्रिया होती है, 5 तरह के नाम होते हैं। उसमें पदेन सदस्य भी एक पद है उसमें मॉडल में। तो उस पद में 4 सदस्य, वर्तमान में 4 सदस्य कौन है ये भी मैं अभी बता दूंगा आपको। ये भी आपका बिल्कुल राइट है। इसके वर्तमान जो कार्यकारी अधिकारी है श्री
डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम है। कौन आपके? डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम है। ये आपके वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। इससे पहले प्रथम कार्यकारी अधिकारी कौन थे वो भी हम बता देंगे। तो इसका क्या पूछा था हमें? इसका आंसर पूछा था असत्य कथन कौन है, तो असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष अपने जयपुर के थे। कौन थे आपके? अरविंद पंगड़िया। ये तो आपका सत्य कथन हो गया। ठीक है, आपका असत्य कथन था, उसका सत्य तो ये हो गया। ठीक है, आप देखो इस नीति आयोग की व्याख्या करते हैं हम। नीति आयोग, ठीक है, जो आपका नीति आयोग है, तो इस नीति आयोग की घोषणा कब हुई थी? इस नीति आयोग को जो आपके PM थे, PM कौन? अपने नरेंद्र मोदी। मोदी लिख देता हूँ, कोई बुरा मत मानना भाई, मोदी है। ठीक है, इन्होंने घोषणा की थी आपकी 13 अगस्त 2014 को। कब ये थी? 13 अगस्त 2014 को घोषणा की थी मोदी जी ने, घोषणा की। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो आपका 65 वर्ष पुराना, कितने वर्ष पुराना? 65 वर्ष पुराना योजना आयोग है, ठीक है, योजना आयोग को भंग कर, यानी इसको समाप्त करके भंग करके एक नया आयोग बनाया जाएगा, और एक नया आयोग बनाया जाएगा। ये घोषणा थी उनकी। और ये आयोग का बना आपका 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को अपना नीति आयोग बना। क्या बना? अपना नीति आयोग बना। ये तो थी इसकी पृष्ठभूमि की घोषणा कब हुई थी आपकी? 13 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी आपकी? मोदी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 65 वर्ष पुराना आयोग कौन सा था आपका? योजना आयोग था। और योजना आयोग आपको पता ही पूछा जाता है आपका एग्जाम में। और यहाँ पर इसकी स्थापना हो गई थी फिर 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब ज़्यादातर दोस्तों को इसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होती है नीति आयोग की। क्या होती थी वो भी बता देता हूँ मैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह नीति आयोग की क्या होती है? आपकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन क्या था? 4 नामित सदस्य। देखिए, इसका प्रथम उपाध्यक्ष हमने बता दिया, कौन था आपका? अरविंद पकड़िया। क्रम भी पूछ लेंगे। प्रथम उपाध्यक्ष बता देता हूँ पहले वापस दोबारा। उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बता रहा हूँ मैं। प्रथम कौन थे आपके? अरविंद जी थे, अरविंद। ठीक है, सेकंड कौन थे आपके? राजीव कुमार। और वर्तमान में कौन है? जो वर्तमान में, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में कौन है आपकी? सुमन बेरी। सुमन बेरी आदमी है भाई। ठीक है, नाम से कभी महिला मत कर देना, क्योंकि आजकल बोर्ड इसमें भी कन्फ्यूज कर देता है। सुमन बेरी का। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रथम कौन थे? अभी हमने पढ़ लिया था। पहला कौन थे आपके? जो वर्तमान में, वो तो आपका कोर्ट में दिया हुआ है। और वो पहले कौन थे आपके? प्रथम मुख्य कार्य अधिकारी, यानी CEO बोलते हैं इसको, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। वो कौन थे आपके? सिंगू श्री खुल्लर। देखो ये एग्जाम में पूछा गया आपका खुल्लर, चाहे वीडियो की एग्जाम पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था कि खुल्लर पूछा गया था। और इसका ढांचा मैं बता रहा था, इसका ढांचा बता देता हूँ। इसका जो ढांचा होता है 5 स्तरीय होता है। कितना होता है आपका? 5 स्तरीय होता है ढांचा के। नीति आयोग का ढांचा 5 स्तरीय होता है। देखो इसमें क्या होता है? तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य। ठीक है, 3 हो गए। एक कौन सा हो गया आपका? पदेन सदस्य, जो भी पूछा गया था 4 पदेन सदस्य, वो हो गया पदेन सदस्य। और एक तो आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो मैंने बताया दिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO। ठीक है, जिन्हें उपाध्यक्ष हमने बता दिया। ठीक है, इन दोनों को याद करने की आवश्यकता नहीं, पदेन सदस्यों को याद करने की आवश्यकता है। और आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बता दिए, पहला कौन था, वर्तमान में कौन है, वो भी आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो पदेन सदस्य आपका क्वेश्चन आ गया, तो पदेन सदस्य वर्तमान कौन है? 4 पदेन सदस्य। और पदेन सदस्य कितने आपके? 4 है। ठीक है, कौन कौन है 4? देखो आपका एक तो राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह। ठीक है, दूसरा कौन है आपका? दादा भाई अमित शाह।
ठीक है। तीसरा कौन है आपका? शिवराज सिंह चौहान, मामा शिवराज सिंह, उनको क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं, ठीक है। चौथा कौन है आपका? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री है ना, और तो निर्मला सीतारमण, लेडी डॉन, याद होना चाहिए, मैं तो ऐसे याद करता हूँ भाई। राजनाथ सिंह गृह मंत्री, वो सॉरी रक्षा मंत्री अपने, अमित शाह गृह मंत्री हैं, शिवराज सिंह मामा है अपने मध्य प्रदेश के, और ये भी मंत्री है, कौन से? कृषि मंत्री है, क्या है मुझे याद ही नहीं रहा। निर्मला सीतारमण आपकी वित्त मंत्री है, ये भी याद रखना। ये 4 पदेन सदस्य वर्तमान में नीति आयोग के। तो हमने नीति आयोग को पूरा डिटेल से पढ़ लिया, जो आपकी डिटेल पूछी जाती है। इसकी विशेषताएं है, वो विशेषता आगे क्वेश्चन आपका, वो विशेषताएं हो जाएगी नीति आयोग की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उपाध्यक्ष राजीव कुमार नीति, द्वितीय उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका। नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? यह आपकी नीति आयोग की विशेषता आ गई यहाँ पर। तो पूरा पढ़ लिया हमने नीति आयोग एक ही पेपर के अंदर। नीति आयोग की स्थापना सरकार की सहायता हेतु थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। किसके टैंक रूप में कार्य करती है? थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। आपका क्वेश्चन पूछा गया। नीति आयोग में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता होने से संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। किसको बढ़ावा मिलेगा? आपका संघवाद को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल राइट बात है। नीति आयोग के प्रथम जो नीति आयोग के अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल प्रधानमंत्री होता है। और अभी तक तो कौन है आपके? नरेंद्र मोदी है, ये भी याद रखना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों विशेषताएं नीति आयोग की संबंधित है। तो 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम लग सकता है, लेकिन यदि अच्छे से आपने एनालिसिस किया पेपर को तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसे नीति आयोग की इतनी डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा, और जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने आपको पूरे बताने की कोशिश की है। नीति आयोग को पूरा एक क्वेश्चन में कलाम इतनी मेहनत करता है कि एक ही क्वेश्चन में पूरे टॉपिक कवर करने की क्षमता रखता है। मतलब एक ही जो जितने क्वेश्चन है आपके जो इंपॉर्टेंट बनते हैं एक ही पर्सन में करने की, इसी पर काम करता है कलाम। इसीलिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होती है कलाम की, क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है कलाम द्वारा। इसलिए पेपर अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि पेपर बहुत टफ है। बहुत टफ मत अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन या प्रत्येक जो आपका जो क्वेश्चन है, प्रत्येक ऑप्शन है वो एक तथ्य है आपके। प्रत्येक एक क्वेश्चन है, प्रत्येक ऑप्शन एक क्वेश्चन आपके लिए। इस चीज़ को दिमाग में रखे ही आप तैयारी करना। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान द्वारा दिया गया था? राष्ट्रीय जो पिछड़ा आयोग है आपका एनसीबीसी की बात करें हम, एनसीबीसी, तो ये 101वां संविधान संशोधन नहीं, 101वां संविधान संशोधन 2016 का है, और जीएसटी संबंधित है, अभी बता देता हूँ। 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। जो आपका एनसीबीसी है, इसको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था आपका 102वां संविधान संशोधन, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? 2018 का बात है ये, 2018 की। और कौन से अनुच्छेद जोड़ा गया था आपका? जोड़ा गया इसको अनुच्छेद 338 बी, ये भी याद रख लेना आप, ठीक है। देखो आपका 101वां है, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 का है, और 2016 का ये जीएसटी है, जीएसटी संबंधित था, जीएसटी थे। और लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। दूसरा हमने कर लिया। तीसरा देखो 103वां संविधान संशोधन है, 103वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2019 के अंदर, और ये था आपका ईडब्ल्यूएस से। ईडब्ल्यूएस को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? 10% आरक्षण दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 104वां संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2020 का है ये। और इसमें क्या था आपका, जो आपका SC ST आयोग जो आरक्षण है, इसको तो 10 वर्ष बढ़ा दिया गया था, 10 वर्ष बढ़ाया गया, ठीक है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट क्या बनता है इसमें, ये तो चलो बढ़ाया गया, इंपॉर्टेंट क्या बताया? एंग्लो भारतीय का जो आरक्षण था, एंग्लो भारतीय जो आपके संसद में नियुक्त किए जाते थे, एंग्लो भारतीय या जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर 104वें संविधान संशोधन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, 11 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या आपका? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के संबंध में असत्य कथन है। जो आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके संबंध में असत्य कथन पूछा गया था हमें। पहला दे रखा ऑप्शन, इस आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में मिलता है। बिल्कुल मिलता है। किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 324 में मिलता है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की निरता से संबंधित मामलों पर यह आयोग राज्यपाल को परामर्श देता है। बिल्कुल देता है राज्यपाल को परामर्श, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। कितने वर्ष पहले होता है ये? 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 वर्ष आना चाहिए था यहाँ पर।
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो ऐसा तक कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति व आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस रीति व आधार पर उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और ये प्रावधान कौन से देश से लिया गया है, मैंने अभी बताया था आपका, कौन से देश से लिया गया ये आप बताएंगे, अभी कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन भी दे देता हूँ, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों से बताना आप, दोनों में ही है, एक में है। तो ये तो हो गया, इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना या गठन कब होता है, देखो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। इसलिए प्रतिवर्ष आपके जो 25 जनवरी इस दिन को क्या बनाते हैं, आपके मतदाता दिवस बनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं हम, मतदाता दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं आपके 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसका ये भी देख लेते हैं, संविधान के कौन से भाग में आपका निर्वाचन आयोग, संविधान के भाग 15 में, आपके भाग 15 में है। और कौन से अनुच्छेद तक आपका, अनुच्छेद 324 से स्टार्ट होता है ये, 324 से 329 तक इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। कितना सदस्यीय निकाय है आपका, 3 सदस्यीय निकाय है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, 3 सदस्यीय निकाय। और वर्तमान में इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बता देता हूँ, वो कौन है आपका, गणेश कुमार। इंपॉर्टेंट है, अभी नियुक्ति हुई थी फरवरी में, गणेश कुमार। कौन से ये 26वीं सॉरी कौन से आपके 26वें निर्वाचन आयुक्त है गणेश कुमार। और इनकी नियुक्ति कब हुई थी आपकी, 19 फरवरी 2025 को, ठीक है। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, विशेषता इसमें दी गई है, बाकी मैंने बता दिया गठन वगैरह कब होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय सत्याग्रता आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसमें शामिल सदस्य हैं, कौन से शामिल सदस्य, ये मैं बताना था। तो इसमें गृह मंत्री शामिल होता है, विपक्ष का नेता भी शामिल होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता, लोकसभा अध्यक्ष भी इसमें शामिल नहीं होता। इसमें 2 विशेषता सही है आपकी, 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में जानते हैं। देखो एक के संतानम समिति थी, कौन सी समिति, के संतानम समिति, जो आपकी के संतानम समिति थी, इस समिति ने क्या की थी, सिफारिश की थी। इस समिति ने सिफारिश की, इस समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 की बात है, फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। आयोग की क्या हुई, स्थापना हुई, ठीक है। और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसको 25 अगस्त 1988 को, 25 अगस्त 1988 को इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ये भी याद रखना, मुख्यालय क्या है इसका, नई दिल्ली के अंदर है। और जो इसकी नियुक्ति की जाती है आयोग की, उस समिति में कितने सदस्य होते हैं, समिति के सदस्य बता देता हूँ। इसमें पीएम होता है, जो अध्यक्ष होता है आपका, अध्यक्ष होता है। इसके अलावा गृह मंत्री होता है, और एक विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। यानी कि वर्तमान के देखिए परिस्थिति, तो नरेंद्र मोदी, दादा भाई, अमित शाह और राहुल गांधी जी, तो यहाँ पर 3 वर्तमान नेता हो गए, ठीक है। प्रतीक चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था आपका, एक आंख, एक आंख इसका प्रतीक चिन्ह है, ये भी इंपॉर्टेंट था। और वर्तमान में कौन है इसके मुख्य आयुक्त, जो मुख्य आयुक्त है वर्तमान में सतर्कता आयुक्त कौन है आपके, वो है आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एज इंपॉर्टेंट और है इसका, इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी जो फर्स्ट महिला थी जो आपकी सतर्कता आयुक्त बनी थी, वो कौन थी आपकी फर्स्ट महिला, वो बनी थी श्रीमती रंजना कुमार, श्रीमती रंजना कुमार, ये भी याद रखना, नोट कर लेना। फर्स्ट महिला थी जो आपकी सतर्कता आयोग की मुख्य आयुक्त बनी थी। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, एक प्रधानमंत्री नहीं है इसमें, बाकी आपके गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता तो दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल राइट होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76(3) के तहत, नहीं सॉरी 75(3) के तहत, किसके तहत, 75(3) के तहत, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय है, जो आपकी वास्तविक कार्यपालिका वो बहुल निकाय है, बिल्कुल राइट है। कार्यपालिका प्रमुख वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। संसद की सदस्यता
ये है आपकी विशेषता, सॉरी गलत चिन्ह लगा दिया मैंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, विशेषता नहीं है आपकी, कार्यपालिका प्रमुख वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। 14 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारतीय नियंत्रक माल्यका परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। के बारे में बताना हमें। संविधान के अनुच्छेद 148 ए के अनुसार की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल राइट है। उसी रीति रिवाजों के आधार पर उठाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उठाया जाता है, बिल्कुल राइट बात है। संविधान के अनुच्छेद 148(4) के अनुसार के अपने पद पर न रह जाने पर के पश्चात भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा, बिल्कुल राइट बात है ये भी। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत के संघ के लेखों संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, ये भी आपकी के संबंधित बिल्कुल राइट है। तो आपके तीनों कथन सत्य हैं, तो आपका सत्य कथन पूछा तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके में इंपॉर्टेंट क्या बनता है? वर्तमान में सीएजी कौन है आपके? वर्तमान सीएजी कौन थी? वर्तमान सीएजी आपके के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, और इनकी नियुक्ति हुई थी आपकी 21 नवंबर 2024 से। ठीक है, ये याद रखना। और इसके प्रथम भारतीय के स्वतंत्र एक इंपॉर्टेंट क्या बनता है आपका? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम के कौन थे आपके? स्वतंत्र भारत के प्रथम के अंग्रेज थे आपके, वो कौन था? उनका नाम था आपका सर बटी स्टेंग था, हाँ शायद सर बटी स्टेंग, ये थे आपके प्रथम केक। और आपके भारतीय प्रथम भारतीय केक कौन थे? प्रथम भारतीय केक थे आपके नरहरि राव, नरहरि राव, ये कौन थे आपके? प्रथम भारतीय केक थे। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके याद रखना। वर्तमान वाला तो है ही है, पूछा जा सकता है, प्रथम भारतीय पूछा जा सकता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम केक कौन है आपके? सर बट्टी स्टेंग है, ये भी पूछा जा सकता है। बाकी आजकल विशेषताएं पूछी जाती है, तो आपको ये तीनों विशेषताएं बिल्कुल याद होनी चाहिए। कोर्ट से संबंधित फैक्ट नहीं पूछा तो इन विशेषताओं में पूछेंगे, जो आपकी कंप्लीट विशेषता देखेगी के बारे में, कंप्लीट विशेषता ये पूरा टॉपिक कवर कर रहा है तीनों ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से वे पदाधिकारी जो संविधान की 30वीं अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार ईश्वर या सत्यनिष्ठा की शपथ का प्रतिज्ञान करते हैं, वो बताएं। 30वीं अनुसूची के अनुसार मैंने बताया था वहाँ पर 3 ही व्यक्ति नहीं लेते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके राज्यपाल, तीनों के अनुच्छेद बताए थे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश लेता है आपका, राज्य के विधानमंडल के सदस्य लेते हैं, संघ सरकार के मंत्री लेते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं लेता। उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत लेता है? अनुच्छेद आपकी 69 दिया गया प्रावधान। राष्ट्रपति पूछा गया था अपना, यह कमेंट में बताओ, मैंने बता दिया था। राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत लेता शपथ, ये भी आप कमेंट में बताओ, मैंने आपको बताया अभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 3, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान अति कठोर है तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, एक कथन किसने दिया था आपके? डॉक्टर व्हीलर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या आइवर जेनिक्स ने या मोरिस जोस ने। तो आपके व्हीलर महोदय, बार बार इनकी विशेषता पूछी जाती है, व्हीलर को रट लेना आप, व्हीलर की परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम में बार बार, इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र है। सतर्कता आयोग अभी पढ़ा था हमने। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य भी इसकी जांच में आते हैं, बिल्कुल राइट आते हैं। सामान्य बीमा कंपनियों के प्रबंधक भी आते हैं, संसद के किसी भी सदन के सदस्य। तो आपके जो सतर्कता आयोग है, इसमें जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं आते, यानी ये सांसदों की आते हैं, वो सांसद इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इनकी जांच नहीं करते। इनकी जांच के लिए कि संसद की अपनी खुद की समिति होती है, जो संसद है उसी की समिति होती है, उसके द्वारा सांसदों की जांच की जाती है। सतर्कता आयोग के अधिकार में नहीं आती। तो आपका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना में शामिल है। तो उस केंद्रीय सूचना आयोग है, उसकी संरचना उसमें शामिल है मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम केंद्रीय सूचना आयुक्त। तो आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1। केंद्रीय जो सूचना आयुक्त है, इसका गठन हुआ था, कब हुआ था आपका? केंद्रीय जो आपका सूचना का अधिकार मिला था, इसका गठन हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2005 को। कब हुआ था आपका? 12 अक्टूबर 2005 को इसका गठन हुआ था। और इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है आपका? 3 वर्ष का होता है। मूल संविधान में 5 वर्ष, सॉरी इसके पहले 5 वर्ष का होता था, लेकिन 2019 में इसका संशोधन कर दिया। 2019 में संशोधन के बाद में इसका कार्यकाल कितना हो गया आपका? 3 वर्ष का कार्यकाल कर दिया। वर्तमान में कौन है इसके?
जो आपके मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? सूचना आयुक्त। देखो आयुक्त तो अलग होता है और मुख्य सूचना आयुक्त अलग होता है, ये भी याद रखना, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हो इसमें। तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है आपका? हीरालाल सामरिया। और ये कौन से आपके 12वें हैं, 12वें नंबर के हैं हीरालाल सामरिया, याद रखना। और महिला सूचना आयोग आपका जो महिला बनी है इसकी पहली महिला थी वो फर्स्ट सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा हूँ मैं, दीपक संधू, उसका नाम था दीपक संधू। ठीक है, लग तो आदमी से रहा है दीपक के नाम से, लेकिन क्या नाम उसका बिल्कुल नाम है दीपक संधू है, वो आपकी एक महिला थी। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके वजाकत हबीबुल्ला है, मुस्लिम थे, अल्पसंख्यक थे। वो प्रथम भी यही थे सूचना आयुक्त के, प्रथम जो आपके आयुक्त थे वो थे, और अल्पसंख्यक भी कौन आपके, लिख देता हूँ आपका क्या नाम था उनका, वापिस भूल गया मैं, वजाहत हबीबुल्ला, इनका नाम याद नहीं रहता मुझे, हबीबुल्लाह क्या नाम था, दुल्लाह ये सी था। ठीक है, इनके नाम है वो थोड़े अजीब से होते हैं इसलिए मुझे याद नहीं रहते। तो ये आपके प्रथम भी यही थे आपके, और अल्पसंख्यक भी प्रथम कौन है आपके, यही है, क्योंकि आपके अल्पसंख्यक भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 20 क्या है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है, उस समिति में सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? देखो आपका उस समिति से कौन नहीं है आपका, देखो लोकसभा अध्यक्ष होता है, संघ के गृह मंत्री भी होते हैं, राज्यसभा का उपसभापति भी होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा देखो आपका विपक्ष का नेता होता है, एक विपक्ष का नेता। ठीक है, पीएम तो अध्यक्ष होता ही है, और इसके राज्यसभा में विपक्ष का नेता जो आपका, ये तो लोकसभा मान लेता हूँ, ये राज्यसभा विपक्ष का नेता। ठीक है, वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है आपके लोकसभा में? राहुल गांधी जी है, प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, गृह मंत्री अमित शाह है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? अब कमेंट में बता देना इसका आंसर, ताकि मुझे भी याद आ जाए, मुझे भी नहीं पता, याद नहीं है मतलब। ठीक है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की आपकी स्थापना पता ही है, कब हुई थी आपकी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना? 12 अक्टूबर 1993, जो आपका संरक्षण जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी आपकी 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, ठीक है, वर्तमान में इसके कार्यवाहक अध्यक्ष है, वैसे अध्यक्ष नहीं, कौन है आपके? विजय भारती साहनी, विजया भारती साहनी। ठीक है, अध्यक्ष। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में शामिल नहीं है समिति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के नियंत्रक को मालिका परीक्षा की भूमिका के संबंध में दी गई कथनों में असत्य बताना है। देखो कि एक सरकारी धन व्यय के पूर्व की नहीं, पूर्व उसके उद्देश्यों की जांच, पूर्व उद्देश्य की जांच कैसे करेगा? जब यदि धन व्यय नहीं हुआ तो उसकी जांच कैसे करेगा? पहले सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, उसके खर्चे को लगाती है, उन पैसों को खर्च करती है, फिर जांच करता है कि क्या उन जो पैसे लगे हैं, जो पैसे या खर्च किए हैं, गवर्नमेंट ने जो बजट उठाया है उसको सही इस्तेमाल किया या अपने लिए इस्तेमाल किया, इसकी जांच करता है कि तो पूर्व नहीं करता, ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बाकी देख ली कि एक संसद के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है, बिल्कुल राइट। कि एक निर्धारित करता है कि विधिक रूप से जिस उद्देश्य के लिए धन दिया उसी उद्देश्य खर्च लिया क्या है या नहीं किया, ये मैंने अभी बोला था वही है। कि एक सरकारी व्यय की तर्कसंगतता मितव्ययता तक भी जांच करता है, बिल्कुल। और कि फिर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति फिर उसको संसद में रखवाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में लोकपाल। देखो लोकपाल अधिनियम भी बहुत मुश्किल था, पहले आया था 1968 में, फिर 2013 में पास होता लोकपाल अधिनियम। पिनाकी चंद्र घोष है, पिनाकी चंद्र घोष तो आपके पहले थे लोकपाल, कौन थे आपके फर्स्ट लोकपाल थे? पिनाकी चंद्र घोष, तो 2019 में बने थे। तो वर्तमान में कौन है? श्री सुनील चंद्रा नहीं, अजय माणिकराव खनविलकर है वर्तमान में लोकपाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। और जो लोकपाल अधिनियम है वो अन्ना हजारे का आंदोलन है, वैसे याद होना चाहिए आपका, वो 2013 में पारित हुआ था। ठीक है, अधिनियम लागू कब होता है? लोकपाल अधिनियम, देखो इसकी डेट याद कर लेना, लोकपाल अधिनियम है, ये लोकपाल अधिनियम लागू होता है आपका 16 जनवरी 2014 को। ठीक है, फर्स्ट बार संसद में कब आया था? प्रथम बार 1968 में आया था, फिर कभी पास नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लोकपाल अधिनियम में कुछ दायरों में प्रधानमंत्री भी इसकी जांच की सहायता में आता है, इसलिए संसद में कभी पारित नहीं हुआ, क्योंकि नेता पहले अपनी सोचते हैं।
इस चीज़ को आप दिमाग में रखते हो। फिर पारित अनाज जारी जिन्हें बहुत बड़ा आंदोलन किया, फिर 2013 में अधिनियम में आया, फिर आपकी मनमोहन सिंह सरकार ने इसको पारित किया, फिर ये लागू हुआ आपका 16 जनवरी 2014 को। ठीक है, 2013 मनमोहन सिंह जी थे, मोदी जी नहीं थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से संवैधानिक आयोग है, देखो आपका नीति आयोग संवैधानिक आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत करता है राष्ट्रपति, इसको 280 में उल्लेख है, ये भी याद रखना। वित्त आयोग ये भी आपको संवैधानिक। केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये आपका संवैधानिक आयोग है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इनमें से विचार कीजिए, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा नियमित बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल राइट। इनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, मैंने अभी बता दिया, ये भी बिल्कुल राइट है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा व्यक्ति हो सकेगा जो भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष रैंक रखता हो। किसके समकक्ष रैंक रखता हो? समकक्ष आपके सचिव पद की, ऐसे या ऐसे पद पर रह चुका हो, बिल्कुल राइट। इस चीज़ को नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो उपयुक्त सत्य कथन कौन है? उपयुक्त सत्य 1 2 3 तीनों सत्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि आजकल कोर्ट की क्वेश्चन पूछी जाती है, आपको शब्द पकड़ने जरूरी है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को मैं यदि आपके स्कोर बढ़ाना तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रपति द्वारा गठित किए जाने वाले वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में किया गया, अभी मैंने बताया अनुच्छेद 280 में किया गया। 315 में आपका यूपीएससी आप जानते हो, 324 में आपके निर्वाचन आयोग, अभी बताया दिया मैंने, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 148 में आपके सीए की नियुक्ति की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। ये आपके करंट के क्वेश्चन आ गया आपके। हाल ही में एआई आधारित बहुभाषी संसदीय संचालन हेतु लॉन्च पहल है डिजिटल संसद, ई संसद या संसद वासिनी या ई सदन, तो आपका आंसर हो जाएगा संसद वासिनी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क स्थित है, तो देश का 58वां टाइगर रिजर्व है माधव नेशनल पार्क, वो कहाँ स्थित है? आपका बैतूल मध्य प्रदेश, शिवपुरी मध्य प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश या सिंगरौली मध्य प्रदेश, तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किसी कनाडा के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया है, कनाडा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से लगी अपनी। क्रिश्चियन स्टोकर को नहीं, अलेक्जेंडर टर्नी को नहीं, मार्क कार्नी, किनको नियुक्त किया गया? आपके मार्क कार्नी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, बड़ा एक खुशी हैप्पीनेस रिपोर्ट आ गई अपनी। सामने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। यह सूचकांक यूएन सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है, देखो इंपॉर्टेंट है, यूएन सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल राइट बात है। इस सूचकांक में भारत, देखो भारत का ये स्कोर याद कर लेना, 4.389 स्कोर के साथ 118वें स्थान पर है, बिल्कुल राइट है, और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत के सभी पड़ोसी देशों की रैंक भारत से नीचे, सभी पड़ोसी देशों की रैंक भारत से नीचे नहीं रही है, ऊपर भी है। पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा खुश है, देखना कौन सी रैंक है अभी बता देता हूँ आपको। उपयुक्त कौन से कथन का सत्य है? सत्य आपके 1 और 2 सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है जो आपके विश्व 2025 थे, आपकी 2025 की बात करता हूँ। ठीक है, इसमें कुल देश कितने शामिल होते हैं? इसमें कुल देश 147 देश शामिल होते हैं, कुल 147 देश शामिल होते हैं। ठीक है, संस्करण कौन सा था? देखो संस्करण भी पूछा जा सकता है, इसका संस्करण था इसका 13। सूचकांक के ये चीज़ें, 3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट, देश याद करने, संस्करण याद करना, कोई भी सूचकांक हो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रैंक फर्स्ट पर आप जानते हो पिछले 8 वर्षों से एक ही देश आ रहा है, कौन? आपका फिनलैंड। रिकॉर्ड है इसका, पिछले 8 वर्षों से इसको कोई पहचान नहीं पाया है। और इसका स्कोर बता देता हूँ, क्योंकि अपने विश्व का करंट भी तो है, 7.536। ठीक है, और सबसे लास्ट में अपना सबसे लास्ट देखते हो, ये तो आपका फर्स्ट था, लास्ट कौन था आपका? लास्ट अपना ही पड़ोसी देश है, कौन है? अफगानिस्तान। और इसकी रैंक है 1 पॉइंट, स्कोर है इसका 1.324, तो ये तो भारत से नीचे है पड़ोसी। अब ऊपर कौन कौन है? भारत के ऊपर अभी पूछा ना ऑप्शन नंबर 3, तो आपका देखो ये तो चीन है, चीन की 68वीं रैंक है। नेपाल भी हमसे बहुत ज़्यादा खुश है, नेपाल में 92वीं रैंक है आपकी। ठीक है, और इसके साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले भी हमसे ज़्यादा खुश है, 109वां स्थान दिया गया। इससे हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन से हिसाब से दिया गया पता नहीं। और म्यांमार, फिर देखते हैं आपके पड़ोसी देश म्यांमार, म्यांमार की रैंक भी आपको याद होनी चाहिए, 126, ये भारत से नीचे है, 126। ठीक है, श्रीलंका अपना नीचे, बिंदी कितनी आपकी 133वीं। बांग्लादेश, बांग्लादेश के हालात ख़राब है और आगे और भी ज़्यादा ख़राब होंगे, 134वीं रैंक है इसकी। ठीक है, अफगानिस्तान को मैंने बता दिया सबसे लास्ट रैंक है अफगानिस्तान, 147वीं। तो ये थी आपकी रिपोर्ट,
और इनके स्कोर भी बता दिए मैंने। भारत वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी बात करी। पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मुद्दा चला है। तो अभी तो क्या पूछेंगे देखते हैं, अभी आ भी सकता है 1-1.5 महीना अभी एग्जाम का है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। हाल में 12वीं क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी, कौन सी 12वीं क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आयोजन किया गया है? भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर। तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित, देखो कहाँ आयोजित हुआ आपका, जयपुर में, आईफा अवार्ड सिल्वर जुबली समारोह के दौरान पुरस्कार संबंध में कौन सा असंगत है? असंगत बताना हमें। देखो आपका पुरस्कार सर्वोत्तम फिल्म लापता लेडीज है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार फिल्म है ये भी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक नारे, और इनकी फिल्म कौन सी थी आपकी, भूल भुलैया 3, देख ली होगी आपने भूल भुलैया 3। फर्स्ट में अक्षय कुमार थे, सेकंड और थर्ड सी आर्यन कुमार, ये कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव है, और किरण राव की फिल्म कौन है आपकी, लापता लेडीज। अभिनेत्री कीर्ति सेनन नहीं है। अभिनेत्री कौन थी आपकी, निताशी गोयल, निताशी गोयल कौन थी आपकी, निताशी गोयल। और इनकी फिल्म भी कौन सी थी, लापता लेडीज से संबंधित थी, ये भी निताशी गोयल, याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित खतरों पर मैं विचार करना, चलो विचार करते हैं। 17 मार्च 2025 को रावतवाटा अपने चित्तौड़गढ़ में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 700 मेगावाट क्षमता वाली RAPP7 इकाई उत्पादन प्रारंभ किया गया, बिल्कुल किया गया, इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। RAPP7 स्वदेशी रूप से विकसित दाबित भारी जल रिएक्टर है। कौन सा आपका, दाबित भारी जल रिएक्टर, बिल्कुल राइट है। RAPP7 व 8 इकाइयों के उत्पादन पर हो जाने पर रावतवाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता, देखो ये भी याद कर लेना, कितनी हो जाएगी आपकी, 2580 मेगावाट। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीनों सत्तर करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। खेलो इंडिया पैरा गेम्स संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। विचार करते हैं। इन खेलों को दूसरे संस्करण, कौन सा संस्करण, दूसरा संस्करण का आयोजन मार्च 2025 में नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में, बिल्कुल राइट बात है। इन खेलों में सर्वाधिक पदक हरियाणा जीते, किसने देश, राज्य ने जीते, हरियाणा जीते, बिल्कुल राइट है। इन खेलों में राजस्थान 64 पद जीतकर, राजस्थान है अपना 64 पद जीतकर चौथे स्थान पर रहा, बिल्कुल राइट बात है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है, तीनों कथन सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 33 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। मार्च 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कौन सा, मार्च 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित फ्रिगेट जिसका हाल ही में जलावतरण किया गया वह है त्रिपुट है, तवस्या है, तलवार है, तरकस है। तो आपका 34 का आंसर हो जाएगा आपका तवस्या, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। देश का सबसे साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 हेतु किसे प्रदान किया गया, विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 है, वर्ष 2024 हेतु विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। ये आपके मैथ के क्वेश्चन आगे। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, दो आपका, देखो पहला ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन में ये आपका -2 आ जाएगा। देखो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये ऊपर जाएंगे तो आपका -2 आ जाएगा, तो माइनस ऋणात्मक नेगेटिव वैल्यू है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो रूट आ रहा है, और रूट को किसी भी तरह से रूट गायब नहीं हो रहा है, यानी आपका फ्रैक्शन है, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका देखो आपका परिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा एक फ्रैक्शन के रूप में, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, देखो काफ़ी लोग सोच लेंगे रूट आ रहा है, तो देखो रूट हटता है आपका x² + 3x³ 2 बटा रूट x है, तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, x² + 3x³ 2, इसको क्या ले सकता हूँ x⁻1/2। देखो 800 वाले स्टूडेंट के लिए पूरा बताना पड़ता है हमें, x⁻3/2 और x की जो भाग में बटे में जो ऊपर क्या हो जाएगा -1/2। आधार समान है तो गति जुड़ जाएगी, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो आपका x² + 3x, आधार समान है तो 3 - 1, तो देखो 2/2 आएगा यहाँ पर, तो 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² + 3x, तो ये क्या आपका एक बहुपद है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। यदि बहुपद 2x² + 5x + k के शून्य का अल्फा बीटा है, तो हमें द्विघात समीकरण दी हुई है, क्या दी हुई है, 2x² 5x + k, ठीक है, शून्य दे रखे इसके अल्फा बीटा। तो कोई भी द्विघात समीकरण होती है उसके शून्यकों का योग क्या होता है आपका, अल्फा + बीटा बराबर होता है आपका -b/a, और आपका अल्फा बीटा बराबर होता है क्या आपका c/a, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो आपका ये b है, तो -5/2, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका k/2। अब देखो मैं याद क्या करना, k का मान हमें दिया है α² + β² + अल्फा बीटा बराबर 21/4, और हमें k का मान याद करना है।
आप देखो ये है अपना, इसको क्या ले सकता हूँ मैं, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आता है। तो उस 2 अल्फा बीटा को हम घटा दूँ, माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दूँ, तो 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये लिखो तो क्या हो जाएगा आपका, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और प्लस का अल्फा बीटा बराबर 21/4। आप देखो यहाँ से, ये यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का अल्फा बीटा है, तो क्या बचेगा आपका माइनस का अल्फा बीटा बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा बराबर 21/4। अल्फा प्लस बीटा का मान ये रहा अपना, अल्फा बीटा का मान ये रहा। तो देखो माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का k/2 बराबर है 21/4। इसको सोल्व करते हैं हम, तो 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस k/2 बराबर 21/4। यहाँ इधर देखो 4 लगता होगा तो 25 और 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, 2 बार, तो 2k बराबर 21/4। 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से क्या है अपना, यहाँ पर आया आपका 25 माइनस 2k बराबर 21, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 21 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस का 21 बराबर 2k। तो 21 25 प्लस का 21 माइनस का, तो कितने बचे आपके 25 में से 21 के तो 4 बराबर 2k, तो k बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। तो आपका आंसर हो जाएगा k बराबर 2। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, k बराबर 2, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, बहुपद दे रखा है और घात पूछिए। तो बहुपद जो घात होती है, जो चर की अधिकतम मान, जो घात होती है बहुपद की घात, घात किसके बराबर होती है, चर की महत्तम घात के बराबर, चर की महत्तम घात के बराबर। अब काफ़ी दोस्त क्या होते हैं, काफ़ी दोस्त क्या करते हैं कि चर की महत्तम घात तो 5 आ रही है, लेकिन देखो 5 के आगे 0 आ रहा है दोस्त, तो 0 से मतलब क्या होता है, ये गुणा की क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि देखो अपना क्या दिया हुआ है 4x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x⁵ प्लस 5x प्लस 7। कोई भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 रहता है, तो क्या आ जाएगा 4x⁴ प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5x प्लस 7। तो यहाँ से क्या बनेगा 4x⁴ प्लस का 5x प्लस का 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये अपना बहुपद है और चर की अधिकतम घात कितनी है आपकी 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये याद रखना 38 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, बहुपद 2x² प्लस 7x माइनस 4 के शून्य को में से एक है। देखो शून्य से को में से एक, इसको कैसे निकालेंगे, देखो 2x² माइनस का 7x माइनस का 4 इक्वल टू 0 मानो। यदि ये तो क्या तरीका है आपका, ऑप्शन से मान रख दो, ऑप्शन से उठा के देखो कौन से 0 रहा हुआ रहा है। दूसरी चीज़ इसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड क्या आपका देखो 8 आना चाहिए ना, तो क्या जगह देखो 2x² प्लस का माइनस का 7x है ना, सॉरी प्लस का 7x प्लस का है, ठीक है प्लस का, तो क्या जगह प्लस का 8x माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 2x कॉमन लूँगा तो क्या होगा x प्लस 2 का भाग जाएगा 8 में, तो 4 बार 4 माइनस का 1 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2x माइनस का 1 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये तो x का मान आ जाएगा 1/2 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस का 4। तो ऑप्शन में देखो कौन सा है आपका x बराबर 1/2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, यदि x⁻51 और प्लस 51 को x बराबर 1 से भाग देने पर, तो x बराबर 1 पर भाग दें, तो देखो हमारा gx क्या, देखो fx दिया हुआ हमें, fx दिया हुआ x⁻51 प्लस का 51 है, ठीक है, और gx दिया हुआ हमें कितना x प्लस 1, ठीक है। या ऐसे देखो x प्लस 1 को 0 करें तो क्या आ जाएगा x बराबर -1। x बराबर -1 का मान इसके में रखें तो ये किसके बराबर प्राप्त होता है, हमें शेषफल प्राप्त होता है। किसके बराबर होता है, शेषफल के बराबर होता है। तो x बराबर -1 रखो इसमें, तो देखो -1⁻51 प्लस 51, ठीक है, माइनस की प्लस की पावर क्या आ रही है 51, 51 क्या आपकी विषम घात है, तो विषम घात है तो माइनस ही बाहर आएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं -1⁻3 है, तो 3 विषम है तो -1 आता है, इसी प्रकार 51 है विषम घात है तो क्या आएगा -1 प्लस 50। तो 50 में से 1 है तो क्या, सॉरी 51 में से 1 है तो 50, तो आपका शेषफल क्या होगा बचेगा 50। तो आपका आंसर देखो 50 किसमें, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, देखो ax³ प्लस bx² प्लस 7x माइनस 3 और x प्लस 1 और x माइनस 2 विभाज्य, तो ये दोनों गुणनखंड दे रखे, ये समीकरण क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो x बराबर क्या हो जाएगा आपका -1, तो ये -1 रखो इस समीकरण में, तो देखो a -1 का क्यूब प्लस b -1 का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 1 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, देखो विषम घात है तो माइनस का ए प्लस बी आ जाएगा स्क्वायर है
और माइनस का 4 और माइनस का 3, ये माइनस का 4 माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या है आपका माइनस का a प्लस का b और माइनस का 7 इक्वल टू 0। एक समीकरण मान लो इसको एक। दूसरा गुणनखंड क्या दे रखा है, एक्स माइनस टू बराबर 0। तो x बराबर 2 रखो समीकरण में इसमें। तो x बराबर 2 रखेंगे तो a 2 का क्यूब प्लस b 2 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 2 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8, 8a प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4b प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है आपका 8a प्लस 4b और माइनस का प्लस का 5 बचेगा, माइनस 3 प्लस का 8 5 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। आप देखो अपने पास दो समीकरण ए और बी का मान निकाल सकते हो आप, लेकिन एक तरीका और है। यहाँ पर देखो इनमें ऑप्शन रख दो, जो मान इसको संतुष्ट कर रहा है 0 आना चाहिए, इसको संतुष्ट कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हो। यदि आपको टाइम कम बचाना है तो आप यहाँ पर ऑप्शन रखो, जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है वही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन तो यार निकाल भी सकते हो, निकालो कैसे। देखो पहला समीकरण क्या है आपका माइनस a प्लस बी। तो देखो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो पहले समीकरण को समीकरण नंबर 1 को 4 से गुणा करो, समीकरण 1 को 4 से गुणा करूँ तो क्या जाएगा माइनस का 4a प्लस का 4b और माइनस का 7 चौक 28 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 क्या आ रहा है आपका 8a प्लस का 4b और प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो माइनस करो तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से देखो माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 12a, ये 0 हो जाएगा। माइनस का 28 माइनस का 33 कितना हो जाएगा आपका 28 2 33, 33 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है आपका माइनस का 12a, माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 33। तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का है तो माइनस का 33 बटा 12, 3 का भाग जा रहा है तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और 4 3 12 माइनस का 11 बटा 4 आपका a बराबर आ गया। b बराबर देखो क्या आ जाएगा आपका, अब a का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में। ये रहा समीकरण नंबर 1, क्या है आपका माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का 4 11 बटा 4 प्लस का b माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा b देखो प्लस का 7 11 और 7 चौक 28, 7 लोग 7 चौक 28 बटा 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b प्लस 28 में से 11 गए तो कितना बचे आपके देखो 7 17 बटा 4 माइनस के बचे, किसके बचे माइनस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका b बराबर क्या आ जाएगा आपका 17 बटा 4। तो यहाँ से a का मान क्या है आपका माइनस का 11 बटे 4, b का मान कितना है आपका 17 बटे 4। तो देखो कौन से ऑप्शन में वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42। ए का मान याद कीजिए, यदि ए एक्स माइनस ए बहुपद, देखो मैंने बताया था पिछली जो बात किया था, तो इसको मान जो एक्स माइनस ए है इसको मान इसमें रख दो, ए इसका गुणनखंड है तो इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो एक्स माइनस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर ए समीकरण में रखने पर इस समीकरण एक्स बराबर ए रखो तो ए का क्यूब आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का a माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए का क्यूब, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर गुणा ए, तो ए का क्यूब प्लस का 2a प्लस ए 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस 1 इक्वल टू 0, 3a बराबर 1। तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/3। तो आपका देखो 1/3 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। यहाँ पर देखो पी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स क्या दिया हुआ हमें, पी एक्स दिया हुआ हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, और हमें याद करना है P2 माइनस का P माइनस का 1 और प्लस का P 1/2। यानी देखो ये अपनी 2 माइनस 1 क्या है आपके एक्स के मान है। तो यहाँ पर देखो यहाँ से एक्स बराबर क्या रखूँ 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, और माइनस का 2 रखूँगा या तो 4 दूनी 8 प्लस का 3। ठीक है, 4 3 7 और माइनस का 8 प्लस का 7 कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, P माइनस का 1 निकालना है तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा आपके 4 4 8। ठीक है, और P 1/2 कितना हो जाएगा आपका P 1/2 हो जाएगा, देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और माइनस 1/2 सॉरी माइनस 4 इंटू 1/2, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2, माइनस का 2 प्लस का 3। तो यहाँ से क्या है आपका देखो प्लस का 1, तो 1/4 प्लस 1, तो 4 लघुत्तम लूँगा तो 4 1 5, 5/4 आ गया। ये मान आ गया अपने पास, ये तीनों मान इसमें रखो। तो यहाँ पर देख कितना है माइनस का 1 और माइनस का 8 और प्लस का 5/4। ठीक है, माइनस 1 माइनस 8 माइनस का 9 प्लस का 5/4, 4 लघुत्तम लूँगा तो कितना होगा 9 4 36 प्लस का 5, तो प्लस का 5 और माइनस 36, तो कितना बचे आपकी 36 में से 5 के तो 31, माइनस का 31/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। एम के किस मान के लिए एक्स क्यूब माइनस का 2m स्क्वायर
एम एक्स स्क्वायर प्लस 16 द्विपद एक्स प्लस 2 से विभाज्य, यानी एक्स प्लस 2 से विभाज्य, यानी क्या होता है हमने अभी बताया था एक्स 2 प्लस 2 है और उसका मान इसमें रखेंगे तो इसके शेषफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर रखो ये बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 2 है वो इस समीकरण में रखो। तो -2 का क्यूब 2m -2 का स्क्वायर प्लस का 16 इक्वल टू 0। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होने है। तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है, माइनस का 8, क्योंकि विषम घात है, मैंने बताया विषम घात तो -12 जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4, 4 दूनी 8m प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो माइनस का 8 प्लस का 16 तो कितना बचेगा आपका प्लस का 8, माइनस का 8m प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये माइनस का 8m उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 8m बराबर कितना हो जाएगा 8। तो m बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन देखो 1 किस में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन सॉरी 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 45 देखो निम्न में से सत्य कितना है, निम्न में से सत्य देखो -1/3 है बहुपद, इसका एक शून्य का है। तो शून्य का मतलब क्या, ये इसको संतुष्ट करेगा, यानी ये बराबर क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए एक्स का मान 1/3 रखने पर। देखो -1/3 यदि 3x + 1 में रखें तो 0 आना चाहिए, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस का 1/3 प्लस का 1, तो 3 से 3 गया माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर क्या आ रहा है 0। तो ये तो सत्य है आपका। इसी प्रकार ये रखेंगे तो दूसरा नहीं होगा आपका। देखो 4 माइनस का 5, यहाँ पर देखो माइनस का 4/5 रखें बराबर 0, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस का 4, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 4 बराबर क्या रहा 8, 8 नॉट इक्वल टू 0। तो ये नहीं होगा आपका शून्य। ये देखो 0 रखेंगे तो 0 0, शून्य के 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 -2 दूनी 4, ये भी शून्य का आपका सही है। -3 रखेंगे 3 का -3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3 -3 और 6, तो कितना हो जाएगा 9 और माइनस का 9 0, तो ये भी आपका सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सत्य खत्म पूछाता हूँ 1 3 4 सही है। तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। ये देखो ये क्या आपका बहुपद दिया हुआ है px x⁴ माइनस का 2x³ प्लस 3x² माइनस का ax प्लस 3a माइनस का 7 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल। तो हमने क्या बोला था x प्लस 1 का मान इसमें रखेंगे तो वो बराबर किससे होता है शेषफल। यदि देखो gx का मान है, gx का मान हम px में रखते हैं तो px बराबर होता है किसके शेषफल के, जो मान आता है वो किसके बराबर आता है शेषफल के। तो यहाँ पर क्या दे रखा है देखो x + 1 है इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 है, x बराबर -1 हम यदि पी एक्स में रखेंगे तो शेषफल में आएगा, शेषफल कितना दिया 19 के बराबर, ठीक है। तो रखो देखो -a का पावर 4 माइनस का 2 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की का स्क्वायर माइनस का a माइनस का 1 प्लस का 3a और माइनस का 7 और बराबर किसका आएगा शेषफल के बराबर यानी 19 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखो -1 की पावर 4 1 आ जाएगा प्लस का, ये विषम है तो -12 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस a प्लस का 3a माइनस का 7 इक्वल टू 19, ठीक है। कितना हो गया आपके 3 और 3 6, 6 प्लस के 6 और माइनस के 7, तो कितना बचेगा माइनस का, ये क्या आ जाएगा 4a माइनस का 4a माइनस का 1 बराबर 19, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 4a माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 19 और 1 20 हो जाएंगे, तो 4a तो a बराबर कितना हो जाएगा 20/4, तो 4 का भाग 20 में कितने बार जाएगा 5 बार, तो a का मान कितना आ गया 5। देखो ऑप्शन में 5 कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47 में हमें सूत्र दे रखे फॉर्मूले दे रखे अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद अपना ax³ + b x² + c x + d के शून्य का तो खत्म सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस का b/a, बिल्कुल राइट है। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा c/a होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है -d/a। तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आपके याद कर लेना। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। ये वही क्वेश्चन आ गया आपका, देखो आपने बहुपद दे रखा है x³ + 2x² + kx + 3 को x - 3 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है, यानी कि x बराबर 3 x - 3 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 3 बहुपद में रखते हैं। बहुपद क्या दे रखा है वो x³ प्लस का 2x² प्लस का kx प्लस का 3, ये x बराबर 3 इसमें रखते हैं तो ये बराबर किसका आएगा आपका शेषफल, शेषफल कितना आपका 21 के बराबर, ठीक है। तो रखो 3 का क्यूब प्लस का 2 3 का स्क्वायर प्लस का 3 रखेंगे 3k प्लस का 3 बराबर 21, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 दूनी 18 प्लस का 3k और प्लस का 3 इक्वल टू 21। यहाँ पर देखो 27 27 से 3 30 30 से 10
40 से 1 48 प्लस 3k बराबर 21। 3k बराबर 21 माइनस का 48, तो 3k देखो 21 प्लस का 48 माइनस का, तो कितना बचेगा आपका? 8 में से 1 तो 7, 4 में से 2 माइनस का 27, कितना बचेगा आपका? माइनस का 27। अब देखो k बराबर निकालना था हमें, क्या आ जाएगा होगा? माइनस का 27/3, तो 27 में 3 का बार कितना बचेगा? 9 बार, तो k बराबर अपना मान आ गया 9। k बराबर मान कितना आ गया आपका? माइनस का 9। देखो ऑप्शन में माइनस का 9 कौन से है भैया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। वाई एक्स के पर कोई बिंदु स्थित होता है। देखो आपका ये अपना एक्स एक्स है, ये अपना क्या आपका एक्स एक्स, और ये क्या आपका वाई एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्स पर देखो वाई बराबर 0 होता है, वाई एक्स पर क्या होता है आपका? एक्स बराबर 0। तो एक्स का पद हो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और वाई का पद आ जाएगा, तो आपका आंसर देखो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। एक अद्वितीय हल x बराबर 2 y बराबर -3 वाले समीकरण का युग्म है। तो देखो ये दोनों रखेंगे, यदि x बराबर 2 रखें और y बराबर -3 रखें, तो कौन सा समीकरण इसको संतुष्ट कर रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 इसको संतुष्ट करेगा। तो क्या आ जाएगा आपका? देखो x बराबर 2 रखेंगे तो क्या दिया हुआ है? x माइनस का 4y माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो x बराबर 2 रखेंगे तो 2 माइनस y का मान कितना रखेंगे? माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 रखेंगे तो 4 माइनस का 3 माइनस का 14, तो क्या जगह 2 माइनस माइनस प्लस का 4 थी 12 और माइनस का 14, तो देखो 12 2 14, 14 माइनस 14, तो इक्वल क्या आ गया आपका? 0। तो ये संतुष्ट कर रहा है। अब क्या दे रखा था? दूसरा क्या दे रखा है हमें? 5x माइनस का वाई माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो क्या रखेंगे? x बराबर 2, x बराबर 2 रखेंगे तो 5 × 2, वाई के बराबर क्या रखेंगे? माइनस का 3 माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 13 इक्वल टू 0। 10 से 3 13 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो इसका मान ये भी क्या कर रहा है? इसको संतुष्ट कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 आपका साइकोलॉजी क्वेश्चन। सीखने कौन सा नियम पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर करता है? पूर्णतः आपका स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर करता है। व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, विकासात्मक या संरचनावादी? तो व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 का। क्वेश्चन नंबर 52। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप है। अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप है किनके अनुसार? थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार। स्थापन अधिगम नहीं, सामाजिक अधिगम नहीं, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप है वो आपका प्रयास एवं त्रुटि अधिगम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। स्किनर के अधिगम सिद्धांत के अनुसार, स्किनर है और स्किनर का कौन सा सिद्धांत आपका? अधिगम सिद्धांत। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। यदि व्यवहार को नियंत्रित करना हो तो व्यक्ति किसे नियंत्रित करना चाहिए? अनुक्रिया को या निष्पादन को या दंड को या प्रबलन को? तो व्यक्ति को आपको प्रबलन को नियंत्रित करना चाहिए। नियंत्रित ये प्रबलन करेगा, ये आपका कहता है स्किनर का अधिगम सिद्धांत के अनुसार कि व्यवहार पर यदि नियंत्रित करना हो तो उसको आपके प्रबलन को क्या होगा? व्यक्ति को नियंत्रण करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। अधिगम एक प्रविधि है। अधिगम एक प्रविधि है, यह बताना था हमें। तथ्यों को याद करने की नहीं, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय याद करने की नहीं, परीक्षा की तैयारी करने की नहीं, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की जो है वो अधिगम की एक प्रविधि है। कौन सी? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये कथन है, बार बार एग्जाम पूछी जा चुकी है आपकी। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका? आपका करो पियाजे, स्किनर या कोहलर? तो स्किनर महोदय का है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों की परिभाषा भी इंपोर्टेंट है, ये भी याद कर लेना आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? अधिगम एक प्रक्रिया न कि उत्पाद, बिल्कुल राइट है। अधिगम क्या एक प्रक्रिया न कि उत्पाद है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। यस, अधिगम जो प्रक्रिया होती है वो सदैव किसी होती है? उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है। यस, अधिगम का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? आपका व्यापक होता है। मूल प्रवृत्ति और प्रतिक्षेप क्रिया के द्वारा होने वाले व्यवहार में परिवर्तन अधिगम मान जाते हैं। ये जो आपकी जो ये तो मूल प्रवृत्ति और आपकी जो प्रतिक्षेप क्रिया है, इनसे होने वाले अधिगम जो परिवर्तन है वो अधिगम नहीं माने जाते हैं। क्या नहीं माने जाते? अधिगम नहीं माने जाते हैं। तो आपका असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्लासिक अनुबंधन की रूपावली। कौन से अनुबंधन की? क्लासिक अनुबंधन की रूपावली में यूसीएस से पहले सीएस के बाद में आता है तो उसे क्या कहा जाता है? जो आपको पावलोव का सिद्धांत है वो इसके बात कर रहे हैं। सिद्धांत किनका है? पावलोव का। विलंबित अनुबंध
अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन, पिछड़ा अनुबंधन या समकालिक अनुबंधन। तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पिछड़ा अनुबंधन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58। वाटसन के अनुसार अल्बर्ट नाम के बच्चे पर किया गया प्रयोग अनुबंधन की किस गोचर का उदाहरण है? वाटसन महोदय थे, उन्होंने एक अल्बर्ट नाम का बच्चा था, उस पर प्रयोग किया था। वो उस प्रयोग के जो अनुबंधन है किस गोचर का उदाहरण है? विलोपन का है, विभेदन का है, सौत्य का या उद्दीपन सामान्यीकरण का है। तो वह है आपका 58 का ऑप्शन नंबर 4 उद्दीपक सामान्यीकरण का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे कहा जाता है? आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, सतत पुनर्बलन अनुसूची, अंतराल पुनर्बलन अनुसूची या अनुपात पुनर्बलन अनुसूची। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सतत पुनर्बलन अनुसूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है, यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त नहीं होता तो वे कमजोर होते हैं। तो कहलाता है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या दर्शकता का नियम। तो आपका 60 का आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक नैमित्तिक अनुबंधन का उपयोग है? जो आपका कौन सा है जो नैमित्तिक अनुबंधन का उपयोग है? अरुचिकर अनुबंधन, व्यवहार परिमार्जन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्रमबद्ध असंविधिकरण, सिस्टमेटिक डेसिनेटिजेशन, प्रशिक्षण का स्थानांतरण। तो निम्न में से कौन सा एक नैमित्तिक अनुबंधन का उपयोग है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार परिमार्जन है, वो आपका नैमित्तिक अनुबंधन का उपयोग है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक मैसूर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? आई.पी. पावलोव द्वारा, बी.एफ. स्किनर द्वारा या ई.एल. थॉर्नडाइक द्वारा या सी.एल. हल द्वारा। तो 62 का आंसर हो जाएगा बी.एफ. स्किनर द्वारा की पुस्तक है ये आपकी 62 की आंसर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया? वुडवर्थ, आर.एस. द्वारा, स्किनर द्वारा, गेट्स द्वारा या थॉर्नडाइक द्वारा। तो एक प्रस्तुत किया गया था आपके गेट्स द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। अनुबंधन में होने वाली घटनाओं का उपयुक्त क्रम। ये क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत है पावलोव का, उनके अनुसार पूछा गया है। उपयुक्त क्रम कौन सा है? यूएस यूआर सीआर, सीएस सीआर यूआर, सीएस यूएस यूआर या यूआर यूएस सीएस। तो आपका 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीएस यूएस यूआर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65। यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, उत्तेजक प्रतिमान है जो एक प्रतिक्रिया के समय क्या है? क्रियाशील है। यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? हल्के प्रबलन सिद्धांत को? नहीं, गुथरी के प्रतिस्थापन सिद्धांत को ये इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत स्किनर का कौन सा सिद्धांत है? प्रबलन का सिद्धांत हल्का प्रबलन सिद्धांत को नहीं करता, इसको भी नहीं करता, इसको नहीं करता, गुथरी के प्रतिस्थापन सिद्धांत को करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आगे क्या दे रखा है हमें? देखो देश दे रखा है टाउन इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज दे रखा है। तो ऑप्शन दे रखे द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल या फ्यू। तो लिटिल और ए लिटिल है ये तो क्या है? अनकाउंटेबल के साथ होता है। जो आपका जो लिटिल है, लिटिल या ए लिटिल, ठीक है, ये तो कब होगा? जब अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल के साथ होते हैं। 2 बार लिख दिया गया अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल हो के साथ हो तब आता है आपका लिटिल ए लिटिल। तो के साथ तो ये यूज होता है लिटिल ए लिटिल। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। द फ्यू या फ्यू, तो फ्यू होगा इसमें आंसर। फ्यू मतलब न का बराबर, क्या होगा? न का बराबर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा 66 में। फ्यू टाउन इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देश तरह का नाउन लेज
नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ए लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा, ए फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा। तो 67 में देखो क्या आ जाएगा आपका, द नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो थोड़ा सा ज्ञान भी बहुत डेंजरस हो सकता है, ये बताने की कोशिश करें। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें, ए लिटिल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर होगा इसमें, ए लिटिल यानी थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। आई विल बाई मैंगोज तो सम, आई विल बाई सम मैंगोज। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। डायरेक्शन क्वेश्चन 69 to 71, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल बताना हमें। विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो भारत की सबसे बड़ी, तो डिग्री आ रही है इसमें सुपरनेटिव। कौन सी डिग्री आ रही है, लॉन्गेस्ट सुपरनेटिव डिग्री आ रही है। तो सुपरनेटिव डिग्री है आपकी। तो सुपरनेटिव डिग्री के साथ क्या होता है आपका, लिख देता हूँ मैं, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हो तो द का यूज होता है। किसका यूज होता है आपका, द का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71। ही इज नॉट हॉनरेबल मैन। तो हॉनरेबल मैन क्या आ रहा है, देखो आपका ऑनरेबल, रेबल है ना, ऑनरेबल। तो वोवल साउंड आ रहा है, कौन सा आ रहा है आपका, वोवल साउंड। बोलते हैं तब क्या आ रहा है आपका, ऑनरेबल, ऑनरेबल यानी कौन सा साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है। वोवल साउंड के साथ हमेशा एन का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71। इंडिया इज वन डैश मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज इन एशिया। ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। तो इंडिया इज मोस्ट, मोस्ट का देखो, मोस्ट क्या आपका सुपरनेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। इनको पकड़ना पड़ता है इंग्लिश में। सुपरनेटिव डिग्री है, सुपरनेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका यूज होता है आपका, द का यूज होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। द रिपोर्ट वाज डैश कंप्लीट विदाउट द फाइनल सिलेक्शन सेक्शन। फाइनल सेक्शन है तो प्रीफिक्स बताना, एन, इन, दिस या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या आएगा, देखो इनकम्प्लीट आएगा। क्या आएगा आपका, इनकम्प्लीट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73। हिज हर्बीट इज डैश रेगुलर। प्रीफिक्स बताना है इसमें भी। तो क्या आ जाएगा आपका, इज रेगुलर, सॉरी ई आर रेगुलर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर इरेगुलर आएगा आपका। हिज हर्बीट इज इरेगुलर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। चूज द करेक्ट सिफिक्स ऑफ इनसाइट एक्साइट। तो क्या हो जाएगा ये आपका, मींट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 74 का। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट हैव ए करेक्ट सफिक्स बताना था इसमें। तो क्या आ जाएगा आपका, स्वीट, फुल एंड स्वीट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। ये अपना माइनर टेस्ट 13 कंप्लीट हो चुका है। माइनर टेस्ट 13 कंप्लीट हो चुका है। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। साथ में जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को शेयर भी जरूर करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना एक बार। और जितने ग्रुप में डाल सको उतने ग्रुपों में शेयर जरूर करना। और जिन्होंने अभी भी जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे आपके लिए और भी बेहतरीन करने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड पर करेंगे वर्क। जितना अच्छा सपोर्ट होगा उतना अच्छा वर्क करने में मज़ा आता है। इसलिए आपके प्रबल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका विश्लेषण या एनालिसिस कैसा लग रहा है, ताकि हम भी उसमें और सुधार करने की कोशिश करें। इसी के साथ ही आपकी क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।